हाँ बच्चों, ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर की जो बात करी थी सबसे पहले, वो बच्चों करी थी ओरस्टेड ने। किसने करी थी? ओरस्टेड ने। ओरस्टेड को सबसे पहले ये बात पता पड़ी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओरस्टेड ने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था, या यूं समझ लो एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके सर, पता कैसे पता पड़ा ओरस्टेड को? इधर देखो, ओरस्टेड को पता कैसे पड़ा? ओरस्टेड को पता कैसे पड़ा? ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो देखो बच्चों, ओरस्टेड क्या है बच्चों, जैसे एक्सपेरिमेंट करा था, उसने देखा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के को कार्डबोर्ड से पास कराओ। एक कार्डबोर्ड ले लिया उसने और कार्डबोर्ड से पास कराया, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन पार्टिकल डाल दिए, और ऐसे पार्टिकल डाल दिए जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेस्पॉन्ड करे। तो इस टाइप के कार्डबोर्ड पर आयरन पार्टिकल डाल दिए, और जैसे आयरन पार्टिकल डाले, इधर देखो, यहां आयरन पार्टिकल बिखरे हुए थे, और जैसे ही की ऑन करी बच्चों, वो तो जैसे ही की ऑन करूंगा करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो हुआ बच्चों, इनका मूवमेंट चालू हो गया। ये डिस्प्लेस होना चालू हो गए, ये मोशन करना चालू हो गए, और आयरन पार्टिकल का या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रेस्पॉन्ड करने वाले पार्टिकल का मोशन करना अपने आप में शो करता है कि शायद मैग्नेटिक फील्ड है। लो, बोलो बच्चों, हेलो। जैसे ही उसने करंट को ऑफ करा, जैसे ही की निकाल दी, मोशन बंद। जैसे ही की ऑन करी, फिर से मोशन चालू। तो वो की ऑन करते ही मोशन चालू हो जाता है आयरन पार्टिकल का। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो करंट के साथ रेस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं बोलूं बच्चों, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके बेटा, आयरन पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना ये शो करता है ना, देयर आर मैग्नेटिक फील्ड। हेलो। और की ऑन करने पर, करंट फ्लो होने पर मूव करना ये शो करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक मैग्नेट। हाँ, की ऑफ करते ही फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, की ऑन करते ही फिर से मैग्नेटिक फील्ड ऑन। तो मैं बोलूं करंट कैरिंग वायर इज प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड। यस। अच्छा, फिर इसकी डायरेक्शन के बारे में राइट हैंड थंब रूल दिया गया। इसकी डायरेक्शन के बारे में राइट हैंड थंब रूल दिया गया, या मैक्सवेल का स्क्रू रूल दिया गया। सर वो क्या रूल है? अब देखो बच्चों, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है बच्चों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है बच्चों। चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है, और उस सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। सर राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने का रूल है राइट हैंड थंब रूल। उसमें राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। तो बोलो अगर करंट ऊपर है तो राइट हैंड के थंब को ऊपर रखो, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां है थंब को ऊपर रख दो। तो आपकी जो कर्व्ड फिंगर्स है बच्चों, राइट हैंड के थंब को ऊपर की तरफ रखो, तो आपकी जो कर्व्ड फिंगर्स है बच्चों, तो करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखो, तो आपकी जो कर्व्ड फिंगर्स है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देगी। तो सर्कल पे मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से होगा। ऊपर से देखने पर बच्चों, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो बोलूं राइट हैंड के थंब को ऊपर रखो, तो मेरा जो कर्व्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देगी। तो राइट हैंड के थंब को ऊपर रखा तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगा। तो बोलूं इस टाइप का सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे, और ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। हेलो। अच्छा, इधर मैं बोलूं इधर ऐसे बाहर आ रहा होगा। अच्छा, इसको पेपर पे शो करने का एक तरीका और होता है, जैसे करंट ऊपर है तो बोलूं राइट हैंड का थंब ऊपर रखा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और यहां से आउटवर्ड होगा। तो बोलूं बच्चों वहां से लाइंस अंदर जाएगी और इधर से बाहर आएगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में यहां से एंटर करेगा और यहां से बाहर निकलेगा। तो एंटर करने को क्रॉस से बताते हैं और बाहर आने को डॉट से। सर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों जब एरो बनाते हैं अपन तो एरो ऐसा दिखता है, एक्चुअल में एरो ऐसा नजर आता है।
हेलो, तो बोल दो बच्चों एरो पीछे से क्रॉस नजर आ रहा है, यहां से देखोगे तो एरो जब हमारे से आगे जाता है तो क्रॉस नजर आता है, और हमारी तरफ आता है तो डॉट नजर आता है। बोलो yes. तो बोल दो यहां से मैग्नेटिक फील्ड हमारे से आगे जा रहा है तो इधर क्रॉस, आगे जा रहा है अंदर की तरफ तो क्रॉस बनेगा, एरो हमारे से दूर जा रहा है तो क्रॉस, और एरो हमारी तरफ आ रहा है तो डॉट। तो बोल दो राइट हैंड थंब रूल से हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। हेलो तो सर हमारे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। तो अब अपन तो एक ही रूल काम में लेंगे, राइट हैंड थंब रूल। एक थम्स अप बना दो और फिर कर्ड फिंगर, एक थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में तो कर्ड फिंगर तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगी। ओके सर, लेकिन ओरस्टेड बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सका, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता सका। एक मिनट है, तो बच्चों ओरस्टेड कभी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं बता सका, बस वो ये बता सका कि राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड होता है। अच्छा, अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की जो बातें करी न्यूमेरिकल वैल्यू की, वो करी सारी की सारी बायो सावर्ट ने। किसने करी बच्चों? बायो सावर्ट ने। हेलो, तो बायो सावर्ट ने बातें करी। लेकिन उससे पहले बच्चों, उससे पहले देखते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? अब मैग्नेटिक फील्ड की बातें होगी तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ बच्चों। तो मैं बोलता बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक तो होती टेस्ला। क्या होती बच्चों? टेस्ला। तो ऐसा यूनिट होती टेस्ला, ऐसा यूनिट हो गई बच्चों टेस्ला। हेलो, तो टेस्ला हो गई ऐसा यूनिट। और बच्चों बताओ सीजीएस यूनिट क्या होती? सीजीएस कोस। अरे बोलो बच्चों, तो सीजीएस यूनिट हो गई बच्चों कोस। लो, अच्छा टेस्ला और गोस में रिलेशन बताओ। गोस को कैपिटल जी से लिख सकते हो। तो बोल दो 1 टेस्ला बराबर बच्चों 10 की पावर 4 गोस होता है। गोस छोटी यूनिट है तो ज्यादा अमाउंट आएगा गोस में। तो 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गोस। हेलो, तो बच्चों ये टेस्ला और गोस दो यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, और 1 टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गोस होता है। ओके सर, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दी बायो सावर्ट ने। तो सारी न्यूमेरिकल वैल्यू की जो बातें करी बच्चों बायो सावर्ट ने, लेकिन बायो सावर्ट ने भी बच्चों किसी बड़े वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया। बायो सावर्ट ने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया बच्चों वो छोटे एलिमेंट के लिए दिया। बायो सावर्ट कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड दे पाया बच्चों वो छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए दे पाया। ये थोड़ा दिखाने में बड़ा बना है पर ये बहुत छोटा एलिमेंट है, दिस एलिमेंट ए बी। तो पता है बायो सावर्ट ने क्या बोला? इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में बता पाऊंगा। तो बायो सावर्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताया। कैरिंग करंट आई और लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज डीएल। तो बायो सावर्ट ने बोला कि इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से, इस छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों किसी पॉइंट पी पर, किसी पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों थोड़ा सा होगा। सबसे पहली बात तो छोटा एलिमेंट है तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट पर जो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग, वायर में जो करंट फ्लो होता है जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आता है वो प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन दैट वायर होता है। इस वायर में जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों ये करंट कैरिंग वायर की तो प्रॉपर्टी है। तो वो तो वायर जितना ज्यादा करंट को कैरी करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये तो इफेक्ट ही करंट की वजह से आ रहा है। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, मोर विल बी द इफेक्ट ऑफ, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। बेटा तू करंट को 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर बढ़ाता जा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो बायो सावर्ट ने एक चीज कैसे नोट करी? प्रोपोर्शनल है। उससे क्या करा? एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके बार बार कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल देख देख के इफेक्ट देखा होगा करंट बढ़ा के, तो उनको पता पड़ गया कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इफेक्ट तगड़ा आ रहा है, कंपास नीडल तेजी से घूम रही है, देखा होगा किसी तरीके से। तो फाइनली ये लो आया
तो बायो सावर्ट ने बोला करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और हमें भी मोस्ट प्रोबेबली लग रहा था कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि ये करंट ही इसका रीजन है आने का। लो अच्छा, फिर बायो सावर्ट ने एक और बात बोली, इज प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट की लेंथ। ये भी मोस्ट प्रोबेबल हमें एक्सपेक्टेड था। सर क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, अगर मैं एलिमेंट इतना बड़ा लेता हूं तो इतने बड़े एलिमेंट का कुछ इफेक्ट आएगा। अगर मैंने थोड़ा एलिमेंट और बड़ा कर दिया तो मैं इफेक्ट बढ़ गया, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जाएगा, इसका भी आ जाएगा, तो मैं बोलूं दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा। तो मैं बोलूं एलिमेंट की लेंथ डबल कर दोगे तो डबल इफेक्ट आएगा। हेलो, हेलो, अच्छा, कई लोगों को लग सकता है कि सर ये डिस्टेंस अलग है, ये अलग है, तो इसका इफेक्ट अलग। पर बच्चों को स्मॉल एलिमेंट इतना छोटा होता है कि अभी तो ऐसा नजर आ रहा है, बाकी अगर आप देखोगे तो ऐसे नजर आएंगे वो एलिमेंट। पहला एलिमेंट इतना सा नजर आएगा और दूसरा उसके पास ही नजर आएगा, तो वो आर वगैरह सब एक ही लगेंगे, वो एंगल आर सब सेम ही लगेगा आपको। ओके, तो छोटे छोटे एलिमेंट की बातें चल रही है बच्चों। ओके, यस सर। तो सर बिल्कुल ओके। तो छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई के प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा एलिमेंट लोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा, और उसने देखा, एक डिस्टेंस पे जाके देखा, पहले 1 मीटर दूर गया, फिर 2 मीटर दूर गया, तो उसको पता पड़ा इफेक्ट घटता जा रहा है। तो मैं बोलूं करंट सेम, एलिमेंट सेम, लेंथ सेम रखूं, करंट सेम रखूं और डिस्टेंस बढ़ाऊं, इस वायर से दूर जाऊं, तो बट नेचुरल है मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। क्योंकि बच्चों हर चीज से दूर जाने पर उसका इफेक्ट कम होता जाता है। किसी डोन से हम किसी डोन के मोहल्ले से दूर जाएंगे तो हम उससे डरना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि दादागिरी कम होती जाएगी उसकी, डिस्टेंस के साथ दादागिरी घटती जाएगी। तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना दूर जाओगे उतना इफेक्ट कम आएगा। तो बोल दो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पी पर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये बायो सावर्ट ने बोला, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस डबल करने पर 1/4 हो गया इफेक्ट। हेलो, तो ये सब तो एक्सपेक्टेड था कि दूर जाने पर घटने वाला है, ये हमें पहले से पता थी। हाँ, ये और नया पता पड़ा कि स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, आई करंट बढ़ने के साथ बढ़ना था, ये हमें पता था, पर पता पड़ा कि प्रोपोर्शनल है। लेंथ बड़ी होने के साथ इफेक्ट बढ़ना था, हमें पता था, क्योंकि लेंथ जितनी बड़ी होगी उतने ज्यादा एलिमेंट आ जाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगा, हमें पता था, लेकिन प्रोपोर्शनल होता है। बायो सावर्ट ने एक्सपेरिमेंटली दिया। ओके सर, अब देखो एक बड़ी जबरदस्त चीज बताई उसने बोला अगर आप डिस्टेंस कांस्टेंट रखते हो, करंट कांस्टेंट रखते हो और एलिमेंट की लेंथ कांस्टेंट रखते हो, फिर भी मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। तो हमने पूछा भैया क्यों बदलता है? तो उसने बोला देखो अलग अलग एंगल पे। उसने बोला कि आप 1 मीटर दूर यहां जाओ। बायो सावर्ट ने बड़ी जबरदस्त चीज बोली, मैंने सब नोट करा। बायो सावर्ट ने बोला सर मैंने नोट किया है कि आप 1 मीटर दूर इधर आ जाओ, 1 मीटर दूर यहां परपेंडिकुलर दूरी पे आ जाओ, 1 मीटर दूर इधर आ जाओ, 1 मीटर दूर इधर आ जाओ, 1 मीटर दूर इधर आ जाओ और पूरे सर्कल पे घूम जाओ। 1 मीटर का सर्कल बना लो सर आप सेंटर से। बायो सावर्ट ने बोला आप 1 मीटर का सर्कल बना लो सेंटर, वायर को सेंटर मानते हुए, वायर के सेंटर को सर्कल का सेंटर मानते हुए सर्कल बना लो आप। मैंने कहा ठीक है बना लिया। बोले अब इस पूरे सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, मैंने पूछा क्यों? बोले बस वो एंगल के साथ भी डिपेंड कर रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आया तो बोल दो 90 वायर करंट की डायरेक्शन से, करंट की डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ करंट से, डायरेक्शन ऑफ आई से, बोल दो 90 डिग्री पर मैक्सिमम आया। हेलो, जब आर 90 डिग्री पे था तो मैक्सिमम आई वैल्यू। हेलो, यस सर। और यहां पर 0 आया, वायर की डायरेक्शन में 0 आया यहाँ, थीटा 0 पर, या थीटा 90 पर मैक्सिमम, थीटा 0, वायर की डायरेक्शन में आर ले लिया, आर और आई और आर पैरेलल ले लिए, तो बोल दो थीटा बराबर 0 हो गया आई और आर के बीच में एंगल, तो वैल्यू 0 आई, मैग्नेटिक फील्ड 0 आया। लो, फिर से 90 पर इधर मैक्सिमम आ गया और फिर से 0 पे 0 आ गया। इस बार तो बोल दो वायर की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला और 90 डिग्री पे मैक्सिमम मिला। इसका मतलब एंगल के साथ भी बदल रहा है और फील्ड आ रही है साइन थीटा जैसा कर रहा है। साइन थीटा के साथ बदल रहा है, क्योंकि 90 पर मैक्सिमम और 0 पर 0 तो साइन थीटा होता है। हेलो,
तो उसने बोला, भाई साहब जी ने बोला कि साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। वेयर ये थीटा क्या बताओ किसके बीच में एंगल है बच्चों? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, बोलो, आई और आर। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन तो नहीं बोलते अपन, डीएल की डायरेक्शन बोलते हैं। तो बोल दो आर और डीएल की डायरेक्शन के बीच में। हेलो, अरे बोलो बच्चों, हेलो। तो अपन करंट की डायरेक्शन तो नहीं बोलते, अपन बोलते थे एलिमेंट की लेंथ, और मैं बोलता हूं लेंथ की डायरेक्शन वही लेता हूं जो करंट की डायरेक्शन होती है। ऊपर करंट जा रहा तो लेंथ को भी ऊपर ले लेता हूं डायरेक्शन को, और करंट नीचे आ रहा होगा तो लेंथ की डायरेक्शन भी नीचे ले लूंगा। तो बोल दो ये एंगल बिटवीन आर वेक्टर और डीएल वेक्टर है। करंट को वेक्टर नहीं बोलूंगा मैं, ओके? यस सर। तो आ जाओ, तो बायो सावर्ट लो यहां से बच्चों, जो फाइनल बायो सावर्ट लो बना वो ये है कि छोटे एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लो, अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट is given by, बोलो बच्चों, is given by, बोलो बच्चों, a dB at point P is proportional to I dl sin theta upon r square। I dl और sin theta तीन के तो प्रोपोर्शनल है, तीन के तो प्रोपोर्शनल और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो बच्चों, तीन के तो प्रोपोर्शनल है, I dl sin theta r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बायो सावर्ट लो बन गया आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा बच्चों, तो डीबी में कितना आ जाएगा? तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने पर पी पॉइंट पे जो बी आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन बच्चों आर स्क्वायर। दिस इज द बायो सावर्ट लॉ फॉर स्मॉल एलिमेंट। डायरेक्शन अलग से निकाल लूंगा, ये मैग्नीट्यूड है। तो बायो सावर्ट लॉ से छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। हेलो, यस सर। अच्छा बच्चों, अब सुनो, अगर इसकी डायरेक्शन देखूंगा मैं तो मैं बोलूं राइट हैंड थंब रूल से देख लूंगा, पर उसके लिए तो बार बार मुझे राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो बोल दो आई ऊपर है तो मेरे को बोलना पड़ेगा राइट हैंड थंब को ऊपर रखूंगा तो इनवर्ट आएगी, तो बोल दो इधर वाले सारे पॉइंट पर इनवर्ट आएगी और इधर आउटवर्ड आएगी। तो बोल दो नो डाउट मैं देख जरूर लूंगा, कभी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्शन निकालना मुझे आ गई राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैं चाहता हूं इसी के अंदर डायरेक्शन आ जाए, तो कैसे लिखूंगा बताता हूं। इधर देखो, तो ये बायो सावर्ट लॉ क्या बच्चों, करो यहां तक नोट करो बच्चों, करो फटाफट फास्ट, फोटो क्लिक कर लो, हटा दो। हो गया सर। हाँ अब सुनना, सुनो सुनो बच्चों, पहले बेसिक ढंग से देख लो। हाँ अब इधर देखो, अब इसी को वेक्टर फॉर्म में, ए वेक्टर फॉर्म, सुनना वेक्टर फॉर्म, तो बायो सावर्ट लॉ की वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो मैं बोल दूं बच्चों ए डीएल को तो वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा, जो करंट की डायरेक्शन है वही डीएल के ले लूंगा, और मैं बोल दूं एक वेक्टर में आर को लिख सकता हूं, और याद करिए ना छोटा एलिमेंट, इधर एक डायरेक्शन में मैं नियम बना रहा हूं, आई है ना, और मैं बोल दूं इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बोल दूं आर वेक्टर ये हो गया। हेलो, याद है आर हमेशा एलिमेंट से अवे होता है बेटा, आर की डायरेक्शन एलिमेंट से अवे होती है बच्चों, तो बोल दो आर वेक्टर ये रहा। हेलो, और बच्चों एक डीएल वेक्टर ऊपर है, देखो करंट की डायरेक्शन में डीएल होता है, तो बोल दो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई जो करंट की डायरेक्शन है। हेलो हेलो, तो वो तो डीएल वेक्टर ऊपर हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया, और इनके बीच में एंगल थीटा हो गया, तो डीएल और आर के बीच में एंगल थीटा है। ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ये तो डायरेक्शन हो गई और वैल्यू ये हुई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके सर, तो बच्चों ऊपर एक आर और लिया, तो डीएल और आर के बीच में, डीएल आर और साइन थीटा के बीच में रिलेशन बना लूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, ऊपर आर और लिया था एक, तो नीचे और ऊपर आर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा आई डीएल आर साइन थीटा, या आर डीएल कर दो, चलो डीएल आर साइन थीटा हो गया ऊपर, और नीचे हो गया आर क्यूब। अब मैं बोलूं बच्चों इन तीनों से डायरेक्शन बनानी है मुझे, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर बताओ, डायरेक्शन की तरह मैग्नेटिक फील्ड की तरह, पी पॉइंट पर डायरेक्शन इनवर्ट है, देखो
राइट हैंड का थंब ऊपर रखा तो अंदर आनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आनी चाहिए। तो बताओ डीएल क्रॉस आर करूं तो अंदर आएगी या आर क्रॉस डीएल? क्योंकि क्रॉस क्यों? क्योंकि साइन थीटा है, तो साइन थीटा है तो क्रॉस करना। बताओ डीएल क्रॉस आर करूं तो अंदर आएगा या आर क्रॉस डीएल? बच्चों बोलो, मैं बोल दूं बच्चों डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा, बोलो। तो मैं बोल दूं बच्चों इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया तो डीएल क्रॉस आर करूंगा, तो मैं बोल दूं इसको डीएल क्रॉस आर लिख दो तो अपने आप डायरेक्शन आ गई। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है बच्चों, तो यहां पर लगाओ वेक्टर और यहां पर कर दो डीएल क्रॉस आर। तो मैं बोल दूं साइन थीटा को आई, बच्चों आई इंटू डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। दिस इज आंसर। हेलो, यस सर। ये क्लियर है? ये वेक्टर फॉर्म आ गया। तो डीएल क्रॉस आर करने से डायरेक्शन आती है। ओके, बोलो बच्चों। हेलो, यस सर। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इसमें बच्चों ये लेकिन ध्यान रखना, बायो-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल एलिमेंट। ये छोटे एलिमेंट के लिए, छोटे सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है। बड़े बड़े वायरों के लिए पता पड़ा 2 मीटर लंबा वायर दे दिया और बायो-सावर्ट लॉ लगा के आ गए। ये 2 मीटर लंबा वायर दे दिया, 2 एम्पीयर या 1 एम्पीयर करंट दे दिया और पूछा यहां से 2 मीटर दूर 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, या 5 मीटर दूर 4 मीटर दूर बताओ मैग्नेटिक फील्ड। पता पड़ा 90 डिग्री एंगल लिख के आ गए और वायर की लेंथ की जगह 12। गलत है, ये तो बहुत बड़ा वायर है, छोटे एलिमेंट के लिए लगेगा। बड़े वायर के लिए तो बायो-सावर्ट ने कभी कुछ बोला ही नहीं। हेलो, कई बच्चे आके बहस करते हैं सर क्या दिक्कत है, सही तो है सर 90 डिग्री एंगल आ तो रहा, वो 90 डिग्री तो इस एलिमेंट से एंगल है। यहां बताओ यहां पे ये एलिमेंट और आर के बीच में एंगल 90 है क्या? ये 90 डिग्री एंगल है। बोलो। अच्छा, ये डिस्टेंस 4 मीटर है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है क्या? नहीं, डिस्टेंस भी बदल रही है, एंगल भी बदल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों बायो-सावर्ट अपने से ज्यादा दिमागदार व्यक्ति था तो उसने छोटे एलिमेंट के लिए दिया है। उसने जो दिया है वो छोटे एलिमेंट के लिए दिया है। ओके, तो सर बड़े एलिमेंट के लिए क्या होगा अभी देखते हैं। तो बायो-सावर्ट लॉ सर हमारे समझ में आ गया कि आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई के प्रोपोर्शनल, थीटा के साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। ओके, ये सारी बातें सर समझ में आ गई हमारे। अब इधर देखो, हाँ अब इधर देखना। सर बायो-सावर्ट ने तो छोटे एलिमेंट के लिए दे दिया, सर बायो-सावर्ट ने तो छोटे एलिमेंट के लिए दे दिया, लेकिन हमारे को कभी बड़े एलिमेंट के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे? हमारे को कभी बड़े एलिमेंट के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल दिमाग लगाएंगे। बड़े एलिमेंट के लिए निकालना होगा तो दिमाग लगाएंगे। सर कैसे दिमाग लगाओगे बताता हूं, इधर देखो, जैसे देखो बी ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग, बी ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स सेंटर, किसी करंट कैरिंग रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बायो-सावर्ट लॉ यूज करके किसी करंट कैरिंग रिंग की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बताओ बच्चों, एक रिंग है, तो बताओ ये करंट कैरिंग रिंग है, तो इसके रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बोलो कैसे निकालूं? तो बंधु इसको छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देंगे। अरे ये रिंग है तो इसको छोटे छोटे एलिमेंट में बांट देंगे। सर क्यों बांटोगे छोटे छोटे एलिमेंट में? अगर छोटे छोटे एलिमेंट में नहीं बांट लूंगा तो बायो-सावर्ट लॉ कैसे लगाऊंगा? और बायो-सावर्ट लॉ के बिना तो मैं निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक ही तरीका था, बायो-सावर्ट लॉ, और वो एप्लीकेबल स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो मैं बोलूं इससे छोटे छोटे टुकड़े कर दो। एक एलिमेंट ये लिया, देखो पहले एनालिसिस करो, फिर एक एलिमेंट यहां कहीं ले लिया, फिर एक एलिमेंट यहां कहीं ले लिया, वो तो खूब सारे छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए, बहुत है सारे एक जैसे एलिमेंट ले लिए। अब मैं बोल दूं बच्चों सब में करंट यूज आ रहा है, देखो
ए डायरेक्शन बना दी। अब बता इस एलिमेंट ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे क्या? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो ये रहा, बोल दूं इससे डिस्टेंस आर होगी। सबसे पहले डिस्टेंस तो देखो, डिस्टेंस आर हो गई। हेलो, अच्छा इस एलिमेंट से डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? तो बोल दूं वो भी आर होगी। इस एलिमेंट से डिस्टेंस वो भी आर होगी। तो मैं बोल दूं हर एलिमेंट से डिस्टेंस आर आ रही है। देखो जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट लिए तीनों से डिस्टेंस आ रहे हैं। जिस पॉइंट पर बी निकालना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी पर, ओ पर, तो मैं बोल दूं हर एलिमेंट से ओ से हर एलिमेंट की डिस्टेंस, ओ से हर एलिमेंट की डिस्टेंस आर है। देखो आर आर आर। और मैं बोल दूं हर एलिमेंट में करंट आई आई आई, तीनों में करंट आई है। देखो Yes, sir. हर एलिमेंट में करंट आई है, हर एलिमेंट की डिस्टेंस आर है, हर एलिमेंट की लेंथ डीएल है। देखो छोटे छोटे एलिमेंट डीएल डीएल लेंथ के ले लिए। बोलो बच्चों तीनों एलिमेंट सेम लेंथ के ले लिए। अच्छा हर एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन ऊपर है, सॉरी हर एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये देख इसका 90, बताओ वहां पे कितना एंगल है? तो यहां पे भी 90, क्योंकि देखो या करंट की या डीएल की डायरेक्शन ये रही और बोल दो आर की डायरेक्शन ये रही। डिस्टेंस की जिस पॉइंट पर बी निकालना उसकी डिस्टेंस की डायरेक्शन ये रही आर। तो बोल दो 90 डिग्री का एंगल आ रहा। देखो हेलो, बोल दो यहां पे भी देखो करंट की डायरेक्शन ये रही और आर की डायरेक्शन ये रही, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा। बोलो तो बोल दो हर जगह डीएल की डायरेक्शन और आर वेक्टर की डायरेक्शन में एंगल 90 डिग्री है। याद है वो थीटा जो था वो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल था, और डीएल की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन है। ओके हेलो, Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं बच्चों हर जगह एंगल 90, हर जगह डिस्टेंस आर, और हर जगह करंट आई आ रहा है, और हर जगह एलिमेंट की लेंथ डीएल आ रही है। ठीक सर। अब देखो मैं बोल दूं किसी एक एलिमेंट का लिखता हूं मैं, तो बोल दूं मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू वन एलिमेंट, तो बोल दूं वो आ जाएगा बच्चों म्यू नॉट ए, किसी एक एलिमेंट का लिख रहा हूं एडी का, एडी की वजह से लिख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू एबी एलिमेंट। बोलो कितना लिखूं? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूजिंग बायो सावर्ट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90। हर एंगल हर एलिमेंट का एंगल 90 होगा, साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्यों लिखा, कैपिटल आर क्यों लिखा स्मॉल आर की जगह? क्योंकि मैं बोल दूं बच्चों एलिमेंट से सेंटर की डिस्टेंस, सारे एलिमेंट से सेंटर की डिस्टेंस आर, हर एलिमेंट के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हर एलिमेंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, कैपिटल आर डिस्टेंस पर। बोलो Yes, sir. Yes, sir. तो मैं बोल दूं हर एलिमेंट का एंगल 90 कॉमन बात, तो सबके लिए साइन 90 फिक्स है। हर एलिमेंट का तो मैं बोल दूं ये ए बी नहीं, सारे एलिमेंट की यही रामायण है। हर एलिमेंट का एंगल 90, हर एलिमेंट की डिस्टेंस आर, हर एलिमेंट में करंट आई। ओके सर। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा बच्चों, जब टोटल बी निकालूंगा, तो मैं बोल दूं टोटल बी इज एडिशन ऑफ ऑल छोटे छोटे एलिमेंट, सारे छोटे छोटे एलिमेंट के बी का टोटल, और सबका जब टोटल करूंगा तो मैं बोल दूं बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई बाहर आ गया क्योंकि सारे एलिमेंट में आई सेम है, आर स्क्वायर बाहर आ गया क्योंकि सारे एलिमेंट की सेंटर से डिस्टेंस आर स्क्वायर है, और मैं बोल दूं सब जगह साइन 90 1 आ जाएगा, और मैं बोल दूं डीएल का इंटीग्रेशन, और डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो पूरी रिंग के लिए, सारे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी रिंग की, और टोटल लेंथ कितनी होती बोलो 2 पाई। 2 पाई। बोल दो 2 पाई से 2 पाई से पाई गया, आर से आर गया, 2 से 2 गया, तो बोल 2 से 4 गया, तो बोल दो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। सबको ये फॉर्मूला याद होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है रिंग के सेंटर पर भी, सबको पता है। डायरेक्शन अलग से निकाल लेना, और डायरेक्शन तो मुझे पता है राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ट आएगी, अभी जो क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा था इनवर्ट आएगी, तो बोल दो डायरेक्शन अलग से निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन निकालने का तो राइट हैंड थंब रूल है मेरे पास, बोलो तो मैग्नीट्यूड आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके Yes, yes. करो, नोट करो, फोटो क्लिक करो फटाफट। Yes, sir. सर आपको समझ में नहीं है आपने डेरिवेशन क्यों कराया? आप डायरेक्ट ही आंसर लिख देते ना। सर आपने डेरिवेशन क्यों कराया? आप डायरेक्ट आंसर लिख देते ना। सर आप डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं लिखा आपने? बच्चों इसलिए नहीं लिखा
क्योंकि इस पे कई पार्ट्स बनते हैं, पूरी रिंग, आधी रिंग, क्वार्टर रिंग, तो आपको फील ही नहीं आएगी फॉर्मूले रखोगे तो वो तो पूरी रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया। अब आपको अच्छे से पता है बायो सावर्ट लॉ लगाया था और सारे छोटे छोटे एलिमेंट का इक्वल आया था और सबका इन्वर्ट आया था, तो ऐड कर दिया था, याद है? ए स्केलर एडिशन ही कर दिया एक तरीके से, क्योंकि सबका अंदर था और सेम डायरेक्शन के वेक्टर ऐसे स्केलर ऐड हो जाते हैं। तो मैंने अंदर की तरफ वाले जोड़ लिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आया था, तो मतलब सारे एलिमेंट की टोटल हुई थी, तब जाके आंसर आया था। Yes, sir. अच्छा करो, इसको नोट करो। अब मैं लिख रहा हूं बी ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी रिंग, बी ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से उसके सेंटर पर भी निकालना है। चलो आ जाओ। तो क्या मैं बोलूं बच्चों, इस पूरे डेरिवेशन में देखो कहां अंतर आएगा, तो बोलूं सेमी सर्कुलर रिंग हो गई पहली बात, तो बोलूं बच्चों आधी रिंग बची और आधी रिंग बची बच्चों, तो बोलूं ये करंट जा रहा है, अच्छा, और ये आर डिस्टेंस है, मैं बोलूं पूरा डिट्टो होगा वही ए डी बी, फिर बी ले लूंगा इसका इंटीग्रेशन, और मैं बोलूं बच्चों वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, ए आई बाहर आ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट में करंट आई, कोई भी एलिमेंट ले लो और उसकी डिस्टेंस आर, सारे एलिमेंट की आर और सबका एंगल 90, तो डिट्टो होगी वही बात है, आई बार आर स्क्वायर बार साइन 91, बस एक अंतर आया। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, पहले 2 पाई आर हुआ था, अब कितना होगा, अब एलिमेंट कितने पाई आर। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों, इस बार पूरी रिंग की जगह आधी रिंग है तो इफेक्ट भी आधा आएगा। पूरी रिंग का इफेक्ट अगर म्यू नॉट आई अपॉन 2r आता है तो आधी रिंग का इफेक्ट इसका आधा आएगा, और इसको जैसे ही कैंसिल करूंगा बच्चों म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया। हेलो, Yes, sir. Yes. तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r वुड बी द आंसर। क्लियर है? Yes, sir. म्यू नॉट आई अपॉन 4r वुड बी द आंसर। ओके, Yes, sir. अच्छा, तो मैं बोल दूं क्या, एक तरीके से यूनिटरी मेथड लग रहा है। पूरी रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 2r होगा तो आधी रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 4r, क्वार्टर रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 8r, मैं बोल दूं आधी रिंग का आधा हो जाएगा, 1/4 रिंग का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि बस चेंजेस यही तो आएगा। लो, Yes, sir. तो सर ये तो बहुत मजेदार बात है, बिल्कुल ओके। तो एक काम करूं, यूनिटरी मेथड लगा लूं, 2 पाई एंगल, पूरी रिंग का मतलब 2 पाई एंगल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। लो, प्लेन एंगल 2 पाई, पूरी रिंग का मतलब मैं बोल दूं 2 पाई एंगल की वजह से कितना होता है, तो बताओ यूनिट एंगल 1 रेडियन की वजह से कितना होगा, तो बोल दूं म्यू नॉट आई अपॉन 2r अपॉन 1 अपॉन 2 पाई। हेलो, 1 रेडियन की, तो बताओ थीटा रेडियन की वजह से कितना होगा, थीटा रेडियन 2 पाई रेडियन की वजह से कितना, तो 1 रेडियन की वजह से कितना, तो थीटा रेडियन की वजह से आ जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, बोल दूं म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन 2 पाई, खत्म। अब थीटा की वैल्यू 2 पाई रख दो, पूरी रिंग बन गई। थीटा बराबर 2 पाई रख दो, पूरी रिंग बन गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2r आ गया। थीटा बराबर पाई रख दो, आज सेमी सर्कुलर रिंग बन गई, तो देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ गया। अब थीटा बराबर पाई बाय 2 रख दो तो क्वार्टर रिंग बन गई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r आ गया। तो मतलब जितना पार्ट होगा उतना पाई हो जाएगा। अगर आधी रिंग है तो आधा आंसर आएगा, आधी रिंग के लिए एंगल पाई हो जाएगा। हेलो, Yes, sir. बता, अगर अपन डिग्री की जगह रेडियन की जगह डिग्री में लेंगे, क्या करके लिख दो, तो मैं बोलूं रेडियन में लोगे तो सेंटर पर भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r, मैं बोलूं थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। वो तो एंगल डिग्री में आ जाएंगे। बोलो बच्चों, Yes, sir. रखो 90 डिग्री रखो, तो देखो 90 360 का 1/4 होता है, सही बात है, क्वार्टर रिंग होती है 90 डिग्री में, तो बोल दो 1/4 इफेक्ट आएगा। हाँ, क्योंकि सारे इफेक्ट ऐड हुए थे तो 1/4 का 1/4 आएगा। 180 रखो तो 180 में आधी रिंग होगी तो आधा आंसर आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ जाएगा। ओके, Yes, sir. 60 डिग्री रखो, Yes, 60 डिग्री रखो, तो मैं बोल दूं 60 डिग्री 1/6 पार्ट होता है रिंग का,
ए पूरी रिंग का 1/6 पार्ट होता है 60 डिग्री, तो 1/6 इफेक्ट आ जाएगा। देखो Yes, sir. हेलो, तो वो तो डेरिवेशन देखने से हमें फील आ गई, हमें फील आ गई कि रिंग कैसा बिहेव करती है। तो वो तो कैसे ऐड हुआ था, कैसे म्यू नॉट आई अपॉन 2r आया था, तो कैसे आधी रिंग का आधा, क्वार्टर का क्वार्टर आएगा। ओके सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, करो नोट यहां से। अब सर ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू लिखा रहा हूं, लिखो यहां तक नोट करो, फिर म्यू नॉट की वैल्यू लिखा रहा हूं। चला आगे, हो गया। हाँ अब देखो बच्चों, तो सर हमारे को रिंग का जनरल फॉर्मूला पता पड़ गया। दीस फॉर्मूला आर मोर इंपोर्टेंट। सेमी क्वार्टर सब छोड़ो, आप तो ये याद कर लो, इसमें हर किसी का निकल जाएगा। एक किसी भी आर्क का निकल जाएगा, थीटा एंगल की आर्क का। तो वो तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया जो थीटा एंगल की आर्क को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों ये इसका फॉर्मूला हो गया, थीटा एंगल की आर्क। लो थीटा एंगल की आर्क की वजह से करंट कैरिंग आर्क है आर रेडियस की, बोलो उसकी वजह से सेंटर पे। ओके, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लिया अपन ने। बोलो बच्चों, लो Yes, sir. Yes, sir. कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये इंफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ए सेमी इंफाइनाइट लॉन्ग, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ये ए रेडियस की रिंग है, बताओ सेंटर पे बी, ओ पर बी ए। बेटा ये बीच में आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप ट्राई कर लो, विद डायरेक्शन बताना है। हाँ, इन सब की वजह से भी बताओ। बोलो बच्चों, इनकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको सारा रिंग विंग का सब समझ में आ गया। बोलो बच्चे, इसमें कितने पार्ट है? तो एक पार्ट, दो पार्ट सेमी सर्कुलर और तीसरा सेमी इनफाइनाइट वायर। 3 पार्ट है। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने हैं? 1 2 3 बाहर वाला, 4 ये वाला। इसमें 1 2 3 4। बोलो बच्चों, तो 4 पार्ट है। हाँ, इसका बताओ बच्चों, इस फर्स्ट पार्ट की वजह से ऊपर बी कितना होगा? एक पार्ट है बच्चों ये सेमी इनफाइनाइट होगा, इसकी वजह से कितना होगा? बोलो ओ पे 0। कैसे पता पड़ा 0? 0 राइट है, कैसे पता पड़ा 0? मैं बोलूं बच्चों, ये डायरेक्शन में ही वायर के डायरेक्शन में पॉइंट है, तो वो तो थीटा 0 पर 0 होता है। याद करो, साइन थीटा वाला बताया था मैंने इफेक्ट। थीटा 0 पर 0 आता है, आर वार तो छोड़ दो। तो वो तो वायर की डायरेक्शन में पॉइंट है, 0 आंसर आएगा। बोलो हेलो, तो वो तो इस वायर की वजह से यहाँ 0, तो वो तो 1 का बी 0 हो गया, B1 0। 1 की वजह से ओ पर बी 0 आएगा। अच्छा, 3 की वजह से भी 0, वही एक्सप्लेनेशन। तो वायर की डायरेक्शन में यहाँ आई के अलोन कोई पॉइंट होता है तो उसमें बी 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर भी बी 0। 3 की वजह से भी 0। अच्छा, इसकी वजह से 2 की वजह से होगा,
डायरेक्शन बताओ, तो राइट हैंड का रूट, ए राइट हैंड को रखो इधर, तो राइट हैंड की वजह से अंदर की तरफ आएगा, ए करके देख लो, राइट हैंड की वजह से अंदर आएगा, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो इनवर्ट। और यह एक और तरीका बच्चों, ए राइट हैंड की कर्व्ड फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रखो तो बी की डायरेक्शन आ जाती है, तो बोल दो इनवर्ट आ जाएगा। हेलो, तो बोल दो बच्चों, ए B1 0, B2 की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4R, ये कैसे लिखा बता, और R की वैल्यू है, ये कैसे लिखा बता, अरे कैसे लिखा मैंने, ये 4R क्यों लिखा, 4A क्यों लिखा, हाफ सर्कल है, ए सेमी सर्कुलर रिंग है, तो आधी रिंग है तो आधा इफेक्ट आएगा, तो पूरी रिंग का म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, तो उसका आधा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 है। ओके सर, हाँ तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो ये 0 हटा दो बच्चों, समझ गए, 2 का 0 आया इसलिए फाइनल आंसर यही आ गया जो सेमी रिंग का होता है। हेलो, विथ डायरेक्शन तो इनवर्ट होगा। हाँ यहाँ जाओ, बताओ, ए इस एक का अंदर होगा, देखो ए राइट हैंड का थंब इधर रखो, अंदर आएगा। अच्छा इसका कितना होगा, 3 का भी अंदर होगा, देखो ए राइट हैंड का थंब इधर रखो, अंदर आ रहा है, देखो ए 3 का भी अंदर आ रहा है, देखो ना। हेलो, ऊपर वाले करंट से नीचे पॉइंट है और नीचे वाले करंट से ऊपर है, तो नीचे वाले की वजह से भी अंदर, ऊपर वाले की वजह से भी अंदर, और वो तो 2 और 3 का 0 आएगा। हेलो, वो तो 2 और 3 का 0 आएगा, देखो क्योंकि वायर की डायरेक्शन में पॉइंट है, तो वो तो 1 का भी अंदर, 3 का भी अंदर, 2 और 4 का 0, तो वो तो बच्चों बी नेट कितना आ जाएगा, बोलो बी नेट 8 हो, बोलो, तो वो तो इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4A इनवर्ट प्लस इसका, तो हम बोलते म्यू नॉट आई अपॉन 4B, दोनों की रेडियस अलग अलग है, बताओ किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, छोटी रिंग का या बड़ी रिंग का, छोटी रिंग का, हाँ छोटी का, क्यों, क्योंकि जितनी रिंग छोटी होगी उतना सेंटर के करीब होगी, और जितना सेंटर के करीब होगी उतना इफेक्ट ज्यादा देगी। हेलो, तो मैं बोलता हूँ बच्चों, इसमें से कॉमन ले लो म्यू नॉट आई, चलो एक अगली स्टेप में लिख देते हैं, तो बोल दो बच्चों इसमें से म्यू नॉट आई कॉमन ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, तो मैं बोल दो बच्चों यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन ले लो, तो बोल दो 1/A प्लस 1/B क्रॉस, ऐसा लिखा होता है एग्जाम में, कर लोगे। हाँ अच्छा यहाँ जाओ, बोल दो इसके भी 4 पार्ट है, इन 2 का 0 आएगा, देखो यहाँ पे भी इन 2 का 0 आया था क्योंकि वायर की डायरेक्शन में पॉइंट है, देखो जब जब वायर की डायरेक्शन में पॉइंट होता तो B 0 आता है, बोलो। अब इन 2 का आएगा, बताओ 1 का अंदर आएगा या बाहर, 1 का, करो राइट हैंड से अंदर। कई बार बच्चों के हाथ में राइट हैंड में पेन होता तो उल्टे हाथ से कर जाते हैं, तो बेटा घर पहुंचते तो पापा भी उल्टे हाथ से लपड़ देते खींच के, राइट हैंड से करना है। सर मेरे भी पड़ी थी, हाँ तो मैं बोलूं राइट हैंड से करा तो अंदर आया, और उसका बताओ, कई बच्चे बोलते सर इसका भी अंदर, यहाँ पे कौन है, यहाँ कौन है जो यहाँ पे कट कर रहा है, कोई दरवाजा खोल देगा ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे निकालना है, तो बोल दो यहाँ अंदर होगा, उधर से आएगा पीछे से, और इधर बाहर होगा। हेलो, यस सर, तो बोल दो इस 1 का तो होगा अंदर, और 2 का होगा, 3 का होगा बाहर, बताओ जीतेगा कौन, अंदर और बाहर में से जीतेगा कौन, अंदर वाला या बाहर वाला, अंदर वाला। छोटी रिंग खतरनाक होती है, छोटी रिंग खतरनाक, तो बोल दो नेट रिजल्ट इनवर्ट आएगा, फाइनल आंसर अंदर की तरफ आएगा, बोलो। यस सर, तो आ जाओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, म्यू नॉट आई कॉमन अपॉन 4 कॉमन, क्योंकि अरे इसका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4A, इसका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4B, और मैं बोलूं ये तगड़ा पड़ेगा तो 1/A माइनस 1/B, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा और नेट इनवर्ट आएगा, क्योंकि तुमने ही बोला था अंदर वाला भारी पड़ेगा, बोलो। बेटा पहले A वाली का आएगा तो 1/A, फिर -B वाली का 1/B, और सब्ट्रैक्ट होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 कॉमन लिया, 1/A माइनस 1/B, और अंदर की तरफ फाइनल रिजल्ट खत्म। यस सर, हाँ ये वाला बताओ, आज का लास्ट क्वेश्चन 60 डिग्री कर लो इसको।
60 डिग्री। बोलो बताओ किसका जीरो होगा? तो बोल दो इन दोनों का जीरो, क्योंकि ये वायर की डायरेक्शन में देखो, ये सेंटर की डायरेक्शन में जीरो, तो 2 और 4 का जीरो बोलो। अच्छा इसका कहां होगा? ये 1 का कहां होगा? और 2 का 3 का बाहर। बाहर। जीतेगा कौन, अंदर या बाहर? अंदर वाला, क्योंकि छोटी रिंग भारी पड़ेगी। और मैं बोल दूं बच्चों ए म्यू नॉट आई अपॉन ए 1/6 होगा, क्योंकि थीटा 60 डिग्री है और 60 अपॉन 360 1/6 आएगा। तो बोल दूं म्यू नॉट आई अपॉन 12 आएगा अंदर, और म्यू नॉट आई अपॉन 12 बी आएगा बाहर। और मैं बोल दूं बाहर अंदर वाला भारी पड़ेगा, ए भारी पड़ेगा। लो तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 कॉमन, 1/a माइनस 1/b अंदर की तरफ। हेलो यस सर। कर लोगे? आज सुनो, आज रिंग का देखा, कल रिंग की एक्सिस पर, आज सेंटर पे देखा, कल एक्सिस पर देखेंगे, और उसके बाद इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का देखेंगे। मतलब हर तरीके के वायर का देखेंगे। वायर का कल तो अपन रट लेंगे, और फिर वायर जब एम्पियर लॉ पढ़ेंगे तब डेरिवेशन करेंगे। ओके बच्चों, यस। बाय बाय, धन्यवाद।